सेकंड ईयर की जनाब मैथमेटिक्स की क्लास है। सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। काफ़ी अरसे से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग। बचपन से जब से पढ़ना शुरू किया मैथमेटिक्स से आपका राब्ता रहा है और अब चलते-चलते आप सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर आ गए। सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स के अंदर बेटा एक बात आप समझ लें कि आज तक आपने जितने मैथमेटिक्स पढ़ी है, आज तक जितनी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है सेकंड ईयर की मैथिक उन तमाम मैथमेटिक्स से इंटायरली डिफरेंट है। नई-नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, नए-नए नाम सुनने को मिलेंगे, नई-नई टेक्नीक सुनने को मिलेगी। पिछले आपने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है उसका फर्स्ट सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स से उनका इस्तेमाल तो दरमियान में होगा, मगर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है मेरे बेटा बिल्कुल ब्रांड न्यू मैथमेटिक्स है। ब्रांड न्यू से मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ी है, आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ी है। इसलिए सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में थोड़ी-सी मेहनत आपको ज़्यादा दरकार होगी। तवज्जो देके सुन लें, सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है वो तमाम मैथमेटिक्स से एंटायरली डिफरेंट है। थोड़ा-सा पहले इंट्रोडक्शन देंगे, एक माहौल बनाएँगे, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए किन-किन बातों की ज़रूरत होती है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले इसको देखेंगे। 1 से 2 क्लासें आपकी सिर्फ़ इस बात में लग जाएँगी कि आप इस अपने आप को इस काबिल कर सकें कि सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ने के लायक हो सकें। अगर डायरेक्ट मैंने मैथमेटिक्स आपको शुरू कर दी तो ये सर पे बम फाड़ने वाली बात है। बिल्कुल लगेगा कि बहुत ही मुश्किल मैथमेटिक्स है। सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से आसान है। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से आसान इसलिए है कि फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में वैरायटी बहुत थी। बहुत तरह-तरह के चैप्टर थे, डिफरेंट चैप्टर थे। यहाँ पर चैप्टर थोड़े से तादाद में भी चैप्टर हमारे पास कम हैं और ज़रा टॉपिक भी कम है। टॉपिक के अंदर वेरिएशन है, टॉपिक्स कम है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्स के हवाले से अगर बात करें 2-3 बातें और समझ लें कि जनाब जो फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स था कहने को 13 चैप्टर थे, उसके मुकाबले में जो सेकंड ईयर का कोर्स है उसमें 9 चैप्टर हैं मगर फर्स्ट ईयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कोर्स है। तकरीबन समझो कि डेढ़ गुना ज़्यादा हमारे पास जनाब ये कोर्स है। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन से जनाब बात शुरू करते हैं, तवज्जो देके देखिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। देखो बेटा थोड़ा-सा आपको पहला-सा बैकग्राउंड आप लोगों का बनाते हैं, जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू की, जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू की, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बारे में जो आपके ज़हन में ख़ाका आता है कि मैथमेटिक्स की डेफ़िनेशन इस तरीके से की जा सकती है कि द डेफ़िनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़, ज्योमेट्री एंड फॉर्म्स। जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, नंबर के बारे में पढ़ा, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, फिर हमारे पास ज्योमेट्री की शेप्स आ गई, ट्रायंगल वगैरह के बारे में पढ़ा। इस तरह की चीज़ें हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मगर एक जुमला मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए कि जो मैथमेटिक्स आगे बढ़ी है, जो मैथमेटिक्स आगे बढ़ी है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी वेरिएशन इसके अंदर पैदा हो गई हैं। कुछ चीज़ें जो हम बात करें अगर मैथमेटिक्स की ब्रांचेस के हवाले से, जो मैथमेटिक्स आज तक आप लोगों ने पढ़ी, पहले आप लोगों ने सेट पढ़ा, याद होगा मैट्रिक क्लास में, छोटी क्लासों में भी सेट पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी था। फर्स्ट ईयर में चूँकि चूँकि एग्ज़ाम में आता नहीं है, लिहाज़ा इतना लिफ्ट उसको कराया नहीं गया होगा। यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह आपने पढ़ा था। फिर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आयोटा आता था जो -1 के बराबर होता था। फिर हमने अलजेब्रा पढ़ा जिसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया, सम ऑफ रूट पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़े। फिर आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर याद होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का टॉपिक पढ़ा था। फिर आपने ग्रुप्स का चैप्टर था 5, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने जनाब नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए कि पढ़ाना था दरमियान में चूँकि चैप्टर कोरोना के लॉकडाउन की वजह से आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपकी रह भी गई थी।
उसके बाद आपको याद होगा सीक्वेंस एंड सीरीज था, जस्ट ये भी शायद आप लोगों का शुरू हुआ था, ये भी आप पढ़ नहीं सके थे। फिर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन था, इसका सिर्फ नाम ही सुना होगा, ये तो किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन एक टॉपिक था, बायनॉमिनल थ्योरम एक टॉपिक था, फिर ट्रिग्नोमेट्री था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ये वो टॉपिक्स थे जनाब जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पढ़े। ये वो टॉपिक्स थे जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर डिस्कस किए। हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हो ड्यू टू दी कोरोना लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि आखिरी महीना रह गया था, तो एक दो चैप्टर हो सकता है आप लोगों के रह गए हों। ये तो वो मैथमेटिक्स थी जो आप फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। इसके बाद मजीद मैथमेटिक्स भी हमारी मौजूद है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर फिजिक्स की बात करें या सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, ये दोनों किताबें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मिलाकर एक किताब है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिलाकर हमारे पास एक किताब है, जिसमें से आधा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ लिया, आधा आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। यही हाल फिजिक्स के अंदर हुआ होगा, यही हाल केमिस्ट्री के अंदर हुआ होगा। केमिस्ट्री की तमाम चीजें बिल्कुल नई हैं जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं पढ़ी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट ईयर फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी एक्सक्यूज मी, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक जनाब वाली नहीं है। सिर्फ इतना सा एक ताल्लुक है कि जितने फार्मूले आपने थोड़े बहुत मासूम मासूम से फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े थे, वो सारे फार्मूले आपको सेकंड ईयर के दौरान याद होने चाहिए, कभी भी कहीं से फार्मूला टपक पड़ेगा। इसमें मेरे बेटा एक हमारे पास होगा एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होता है आगे चल के हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन होगा, पॉलीगॉन्स होगा, फिर उसके बाद हमारे पास एक चीज होगी कैलकुलस। ये सब ऐसे नाम हैं जो आपने मैथमेटिक्स जितने अरसे से पढ़ रहे हैं, कभी आपने ये नाम आज तक नहीं सुने होंगे। आज तक आपने ये नाम नहीं सुने होंगे। कैलकुलस के अंदर भी फंक्शन होता है, लिमिट्स होता है, फिर जनाब डिफरेंशिएबिलिटी होती है, फिर इंटीग्रेशन है जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इंटीग्रेशन है जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। उसके बाद कोनिक्स हमारे पास आता है। कोनिक्स के अंदर चार तरह की शेप होंगी, सर्किल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा। अब यहाँ से आपको ये नाम सुन के अंदाजा हो गया होगा कि कुछ कुछ खतरनाक मसला, कुछ खतरनाक मसाइल सामने पड़ने वाले हैं, इसलिए कि ऐसे ऐसे लफ्ज सुनने को मिले हैं जो पहली मर्तबा आप सुन रहे हैं। आज तक आपने मैथमेटिक्स कम से कम पढ़ते हुए ऐसे लफ्ज कभी भी नहीं सुने थे। ये पहली दफा आपको जनाब पॉलीगॉन और फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन और सर्किल और पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला इस तरह के नाम सुनते हुए आपको मिले होंगे। और अगर कोई सीनियर आपके हो, खानदान में हो, क्लास में हो, तो आपको बहुत इंटीग्रेशन का नाम ले लेके डराया भी बहुत होगा। कतन डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक बात अच्छी तरीके से बिठा लो जहन में कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। जो आप लोगों के जहन में खाका बना हुआ है ना कि सवाल लिखा होगा सॉल्व कर देंगे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स इज नॉट दिस। मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग द टेक्निक्स। टेक्निक्स को लर्न करना क्या होता है, लर्निंग द प्रॉब्लम, सीखने का प्रोसेस है, सीखने का अमल है। इसके अंदर डेफिनेशन भी होती हैं, आपको डेफिनेशन पता होगी तो आगे चलकर आगे जाकर आप काम करेंगे। अब पता है ही नहीं पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के सवाल शुरू हो गए। पता है ही नहीं स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ट्रायंगल क्या होती है, हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, सवाल करने बैठे हुए। तो भाई जब तक आपको बेसिक बुनियादी डेफिनेशन नहीं पता होंगी, क्या चीज क्या होती है, किसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, उस वक्त तक सवाल करना बिल्कुल ही बेकार है। होगा ही नहीं सवाल। वक्ती तौर पे आप सवाल याद तो कर सकते हो, कर नहीं सकते। कोशिश ये करना कि मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश करना, टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जब आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाओगे तो मेरे बेटा ये आपको बिल्कुल जो है ना वो प्लेट में हलवा पका के नहीं देते। वहां तो आपको बहुत सारी बातें खुद से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ अगर आप सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स सीख लेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ सीख लेंगे, भले कोर्स की रफ्तार थोड़ी स्लो रहे, आप सीखने की कोशिश करें। एक्सरसाइज में सवाल दिए जाते हैं तो भाई वो इसलिए होते हैं कि आपने खुद करने होते हैं।
हम आपको मिलते जुलते सवालात कराएंगे, कोशिश हद तक इम्कान ये करेंगे, घर से कुछ सवाल करने को देंगे, कुछ आपसे होंगे, कुछ आपसे नहीं होंगे, हम करवा देंगे। मगर जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, उस वक्त तक मामला बेकार है। आपको स्क्रीन पर 3 चीजें नजर आ रही है, एक एनालिटिक ज्योमेट्री नजर आ रही है, एक कैलकुलस है, तीसरे का नाम कोनिक आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और भी है जिसका नाम है वेक्टर। इसके अलावा एक और भी है जिसका नाम जनाब अली वेक्टर है। फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स के अंदर वेक्टर पढ़ा था उससे मिलता जुलता हमारे पास जनाब यहाँ पर वेक्टर है। इससे मिलता जुलता हमारे पास जनाब वेक्टर है। समझ ले मेरे बेटा कि ये जो कैलकुलस है ये पूरा एक रजिस्टर में 400 पेज का कम से कम एक रजिस्टर होगा, उसमें कैलकुलस आएगा। 400 पेज का एक रजिस्टर होगा जिसमें एनालिटिक ज्योमेट्री आएगी, और तकरीबन 200-250 पेज का एक रजिस्टर होगा जिसमें आपका कोनिक और वेक्टर आएगा। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, शुरू से काम लेके चलेंगे, संभाल संभाल के काम करेंगे, बहुत आसान रहेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। काम रोज का रोज करना है, ढेर सारा काम है, बहुत सारा काम है, और ये वो मैथमेटिक्स है जो आगे आपकी फ्यूचर स्टडी में काम आएगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे जनाब आली, कुछ भी चीज पढ़ेंगे, वहां पर ये वाली जो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है ये आपके काम आने वाली है। लिहाजा इसको बहुत ज्यादा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा कोर्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि कोर्स हमारे पास जनाब क्या है, सुन ले गौर से। कोर्स में हमारे पास सिर्फ 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बेटा? 9 हमारे पास चैप्टर है, पढ़ने सारे चैप्टर है। 9 हमारे पास चैप्टर है, सारे चैप्टर हमने पढ़ने हैं। नाम जरा सुन ले। जो पहला चैप्टर है इसका नाम फंक्शन एंड लिमिट्स है। जो पहला चैप्टर हमारे पास है इसका नाम फंक्शन एंड लिमिट्स है। दूसरे का नाम स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन। लाइन ड्रॉ करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट को मिलाते हैं लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद जनाब द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी एक अदद लीनियर इक्वेशन होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी एक अदद लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती है। उस इक्वेशन को कैसे बनाया जा सकता है, कितने तरह की इक्वेशन हो सकती है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको उसका अंदाजा होगा। फिर जनाब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 होगा जिसका नाम होगा डिफरेंशियबिलिटी, जिसको डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। इसको डिफरेंशिएशन भी जनाब कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन हमारे पास है इसकी एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जनाब आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, के डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन क्या होती है। फिर जनाब आपका मशहूर और मारूफ आएगा जिसका नाम होगा एंटी डेरिवेटिव, जिसको इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी डेरिवेटिव, जिसको जनाब इंटीग्रेशन कहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इसको रेड कलर से लिखता, होना तो ये चाहिए था कि इसको रेड कलर से लिखना चाहिए था, क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल भी है, काफी डिटेल भी है, और पेपर में ये बहुत सारे पार्ट में आता है। उसके बाद हमारे पास जनाब सर्किल होगा। सर्किल के बाद हमारे पास पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स होगा। ये चैप्टर नंबर 8 होगा। और नवा चैप्टर हमारे पास होगा वेक्टर का। जो नवा चैप्टर हमारे पास होगा वेक्टर का, हमारे पास नवा चैप्टर होगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में पता है आपको कि इम्पोर्टेंट पार्ट बहुत ही होता है कि पेपर क्या होगा, कौन सा सवाल कितने एग्जाम के अंदर आएंगे। और पढ़ते हुए ये कोशिश करनी चाहिए, आपके जहन में ये खाका होना चाहिए कि किस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर को कम टाइम देना है। करना तो सारा ही है, मगर होता ही है कि एक चैप्टर पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, जो एग्जाम में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ज्यादा आएगा। तो पेपर का जरा पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न हमारा है तो पेपर का पैटर्न क्या होता है। इसको मैथमेटिक्स पेपर 2 जनाब कहते हैं। मैथमेटिक्स पेपर 2 होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसके होते हैं 100। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। एज यूजुअल पासिंग मार्क्स 33 होते हैं। अब 33 की तो बात ना कीजिएगा, पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स शुरू साल से तो कम से कम 80-90 नंबर तो आने चाहिए। आराम से आ जाते हैं 80-90 नंबर, अगर आप थोड़ा सी तवज्जो दे ले तो। पहला हमारा जो सेक्शन होता है, फर्स्ट हमारा सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होता है।
पहला हमारा जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 20 एमसीक्यूज होते हैं। ऑलमोस्ट समझो वैसा ही पैटर्न है जैसा कि पैटर्न आपका फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर था। चूंकि पेपर आपने दिया नहीं है इसलिए आपको अंदाजा है नहीं, सेकेंड ईयर का पेपर देंगे तो अंदाजा आपको महल हो ही जाएगा। इस दफा कोशिश ये करेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ टेस्ट जब फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी और अभी भी असाइनमेंट वगैरह देंगे, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी इतना ज्यादा आपको मैथमेटिक्स समझ में भी आएगा और पेपर करना भी आसान रहेगा। एक बहुत बड़ा इशू जो मैथमेटिक्स के अंदर आता है कि आपको सब सवाल आपको आते हैं, एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से आपसे सवाल हो नहीं पाते। 20 एमसीक्यूज होते हैं। सेक्शन बी के अंदर जनाब आली 50 नंबर का हमारा सेक्शन बी होता है। इट कैरीज 50 मार्क्स और जनाब इसका नाम होता है शॉर्ट आंसर्स। इसका नाम होता है शॉर्ट आंसर, इसको जनाब कहा जाता है। और इसमें हमें किसी 10 सवालों के जवाब आंसर यानी 10 क्वेश्चन हमने आंसर करने होते हैं। 3 फ्रॉम ईच सेक्शन, 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन में से हमने 3 सवालात के जवाब लिखने होते हैं। टोटल क्वेश्चन 15 होते हैं और इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। टोटल क्वेश्चन 15 होते हैं, हर सेक्शन के अंदर 5 पार्ट होते हैं। हर सेक्शन के अंदर 5 पार्ट होते हैं। कहते 5 है मगर 5 नहीं होते, ज्यादा होते हैं। बाद सवालात के अंदर और भी लगे होते हैं, बाद सवालात के अंदर और भी जनाब लगे होते हैं। इसका क्वेश्चन 2 कहते हैं। इसके जो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट बिलतरतीब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कहलाते हैं। क्वेश्चन 2 जो हमारा होता है वो एनालिटिक ज्योमेट्री का होता है। इसमें स्ट्रेट लाइन और वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? स्ट्रेट लाइन और वेक्टर होंगे। कौन कौन से चैप्टर होंगे? जो पहला हमारा सेक्शन होगा क्वेश्चन 2 के हवाले से, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा और चैप्टर नंबर 9 होगा। चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा और चैप्टर नंबर 9 हमारे पास जनाब होगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास, ये सब शॉर्ट के अंदर है। सब शॉर्ट के अंदर 3 सवाल आते हैं। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 है। हर सेक्शन में से 3 सवाल करने हैं। एक सवाल आपकी मर्जी होती है, आप कहीं से भी कर ले। क्वेश्चन 3 जो हमारा होगा वो एनालिटिक ज्योमेट्री का होगा, जिसके अंदर कोनिक सेक्शन जिसको कैरात कहते हैं, और इसके अंदर चैप्टर 7 और चैप्टर 8 होगा। चैप्टर 7 होगा और चैप्टर 8 हमारे पास होगा। और जो क्वेश्चन 4 हमारे पास होगा, जो क्वेश्चन 4 हमारे पास होगा ये कैलकुलस कहलाता है। क्वेश्चन 4 हमारे पास होगा वो कैलकुलस कहलाता है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इन तीनों सवालात में आपके पास हर सवाल के अंदर 5 पार्ट होंगे। हर पार्ट में से आपने 3 सवालात करने होंगे। हर सेक्शन में से आपने हर क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे और आपने अटेम्प्ट करने होंगे कितने मेरे बेटा? 3 आपने हर एक में से अटेम्प्ट करने होंगे। एक सवाल बच जाएगा, वो आपकी मर्जी होगी, आप कहीं से भी कर सकते हैं। हर बच्चे के पढ़ने की टेक्निक डिफरेंट होती है। किसी को कोनिक अच्छा लगता है, किसी को कैलकुलस अच्छा लगता है, किसी को स्ट्रेट लाइन अच्छा लगता है। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपको जहां से दिल चाहे कर लें। हम तो आपको 15 के 15 सवाल पूरे के पूरे पढ़ाएंगे। ठीक है जनाब। अमूमी तौर पे कह ये रहा हूं कि 5 सवाल होते हैं। अमूमी तौर पर कह बता ये रहा हूं कि हर सेक्शन के अंदर 5 सवाल होंगे। 5 होते नहीं है, होते 5 है। कुछ सवालात के अंदर और भी लगा होता है, कुछ सवाल के अंदर और भी लगे होते हैं। तो हमारे पास जनाब मिल मिलाकर ये हर सेक्शन के अंदर 7 एक सवाल हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारे पास होता है 30 नंबर का। सेक्शन सी जो हमारे पास होता है वो 30 नंबर का मेरे बेटा सेक्शन सी होता है। डिटेल्ड इसको कहा जाएगा, डिटेल आंसर होता है। डिटेल आंसर क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 2 सवालात, 3 सवालात दिए गए होते हैं, 2 करने होते हैं। 3 सवालात गिवन होते हैं, 2 करने होते हैं। उन 2 में से एक सवाल इंटीग्रेशन का, कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 6 का कंपलसरी होता है। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो इंटीग्रेशन का होगा, ये सवाल कंपलसरी होगा, आपने करना ही करना है। तो 3 में से एक 5वां सवाल तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, लाजमी है।
एक सवाल तो आपको पक्का कंफर्म करना ही करना है, आपको ये लाज़मी है कि आप ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे, तो अब 2 सवाल बचे, 2 में से 1 करना है। अब 2 सवाल बचे हैं, 2 सवाल में से आपको 1 सवाल करने हैं। टोटल क्वेश्चन 3 आते हैं, अटेम्प्ट आपने कितने करने हैं? 2 करने हैं। इन 2 में से 1 तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना ही करना है। अब बचे 2 सवाल, 2 में से आपने 1 सवाल करना है। अमूमी तौर पे जो सवालात आते हैं, एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आता है, एक पार्ट जनाब आली चैप्टर नंबर 3 से आता है, एक पार्ट जनाब आली आपका जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आता है और एक पार्ट आपका जनाब आली जो है वो चैप्टर नंबर जो है कोनिक का जो आपका सेक्शन है, सर्किल और पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इस पे मखसूस एक्सरसाइजें हैं। जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि ये एक्सरसाइजें हैं जिनमें से लॉन्ग सवाल आपके पास आते हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तौर पे अंदाजा होगा। अभी तो नाम ही ऐसे शकील शकील मुश्किल मुश्किल नाम है, पता नहीं चल रहा कि सर क्या बोल रहे हैं और क्या क्लियर नहीं हो रहा है। वो आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया होगा। बस पढ़ते हुए ख्याल रखना कि ऐसा ना हो कि एक सेक्शन पूरा आता है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हम जब पढ़ाएंगे, जब हमारी टेक्निक होगी, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला टाइम के साथ साथ सब चीजें हम कवर करेंगे। सेंटर में जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के अंदर मिड टर्म हमारे पास होता है। लास्ट टाइम जब हमने मिड टर्म लिया था तो उसके अंदर हमने चैप्टर 2 हमारा शामिल था, चैप्टर 4 था, चैप्टर 5 था, चैप्टर 6 था। तकरीबन 4 चैप्टर हमारे पास शामिल थे। ठीक है जनाब, इतने ही चैप्टर ऑलमोस्ट आपके जनाब शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 6 काफी तवील चैप्टर है, मगर वो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। समझो कि आप समझा 15 नंबर का एक और 8 नंबर के एक दो, तो जनाब जो है वो तकरीबन आपका 25 नंबर का पेपर, आपका 24 नंबर का पेपर आपका चैप्टर 6 से सिर्फ आता है। आगे जनाब चलते हैं, शुरू करते हैं कोर्स को बाकायदा। जहां पर हम जब शुरू करेंगे मेरे बेटा, हम शुरू करेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री से। तो पहले आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या चीज होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में भी आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, मैट्रिक क्लास के अंदर भी ज्योमेट्री बहुत रेयर, थोड़ी सी मामूली सी थी। यहाँ पूरा एक सेक्शन ज्योमेट्री का है। जब ज्योमेट्री का मैं नाम ले रहा हूँ तो शायद आपके जहन में ये आ जाए कि कंपास पेंसिल स्केल पकड़ के डायग्रामें बनानी होंगी, तो कतन ऐसा नहीं है। कतन ऐसा नहीं है, कोई डायग्राम नहीं बनानी, कोई स्केचिंग नहीं करनी है, कोई मेजरमेंट नहीं करनी है। ज्योमेट्री के हिसाब से हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। पहली बात की ज्योमेट्री होती क्या है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि जिनका ताल्लुक ऐसे सवालात से होता है जिनमें शेप होती है, साइज होती है, पोजीशन और फिगर्स होती है। यानी ट्रायंगल हो गया, ठीक है जनाब, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया। इस तरह की जब चीजें हम बनाते हैं, शेप्स की बात करते हैं, तो इसको ज्योमेट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? इसको ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्योमेट्री इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आम जिंदगी में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा अमल दखल हमारे पास होता है। घर में कमरा आपका बना हुआ है तो उस कमरे की भी ज्योमेट्री होती है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, छत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है जनाब अली, बैग खरीदते हैं तो सोचते हैं छोटा खरीदेंगे बड़ा खरीदेंगे, कितनी जनाब अली आपके पास जो है वो किताबें रखनी, उसी हिसाब से आप बैग खरीदते हैं। घर में टेबल है, कुर्सी है, तमाम चीज़ों की ज्योमेट्री होती है, शेप देख के खरीदते हैं। तरह तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन के सोफे आपके पास घर के अंदर मौजूद है, चीज़ें आपके पास फर्नीचर मौजूद है, हर एक की ज्योमेट्री अलग अलग है। तो ज्योमेट्री का बहुत अहम ताल्लुक होता है। ज्योमेट्री का जनाब बहुत अहम ताल्लुक होता है मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम ब्रांच हमारे पास ज्योमेट्री है। प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि आम जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को शेप देख के खरीदते हो कि कैसा जनाब आली है। मोबाइल फोन भी है तो आप उसकी शेप देखी जाती है, क्या उसकी डायमेंशन है। हम आते हैं जनाब आली, अब दो तरह की ज्योमेट्री होती है। एक का नाम होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एक का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बाकायदा कंस्ट्रक्शन की जाती है, डायग्राम की बनाया जाता है। मैट्रिक क्लास में थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद हो, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने कंपास, स्केल, डी और जनाब क्या किया, हमने ट्रायंगल बनाए। वी हैव फॉर्म्ड सेंट्रॉइड, वी हैव फॉर्म्ड circumscribe circle, inscribe circle, scribe circle, then tangents, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बकायदा मेजरमेंट करके बनाए थे। इसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहते हैं।
जब चीजों को बाकायदा मेजर करके बनाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसको जनाब कहा जाता है। फर्स्ट सेकंड ईयर के हमारे कोर्स में बहरहाल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारे पास नहीं है। यहाँ हम जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा एनालिटिक ज्योमेट्री। क्या नाम होगा इसका मेरे बेटा? एनालिटिक ज्योमेट्री हमारे पास होगी जो हम पढ़ेंगे। तो अभी एनालिटिक ज्योमेट्री होती क्या है, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। सॉल्विंग ज्योमेट्री प्रॉब्लम बाय रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिक फिगर्स with algebraic equations and plotting them on a coordinate graphing system. Coordinate graphic system is called analytic geometry. प्लॉट नहीं करना, हमने क्या करना है? डायग्राम्स को मुख्तलिफ इक्वेशंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम्स को इक्वेशंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जनाब जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसको हम सिस्टम ऑफ एक्सेस भी कहते हैं, अब आगे चल के बताएंगे आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम होता है, उसमें इनको प्लॉट करेंगे वर्चुअली, इनको वर्चुअली प्लॉट करेंगे, इनके जरिए कैलकुलेशंस करेंगे। इनके जरिए क्या, जैसे एरिया कैलकुलेट करना हो, लेंथ कैलकुलेट करनी हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, फार्मूलाज होंगे, उन फार्मूलाज के जरिए कैलकुलेशन की जाएगी। ड्राइंग नहीं होनी है, फार्मूलाज के जरिए हमारे पास जनाब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होनी है। एक और तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं कि एनालिटिक ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ अलजेब्रा दैट इज यूज्ड टू मॉडल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल्स एक्सेट्रा। क्या कर रहे हैं मेरे बेटा? एनालिटिक ज्योमेट्री अलजेब्रा की ब्रांच। जब अलजेब्रा कहते हैं तो अलजेब्रा होने के मतलब है कि इसके अंदर इक्वेशन आ जाएंगी। क्या आएंगी बेटा? इसके अंदर इक्वेशन आ जाएंगी, इसके अंदर फार्मूलाज आ जाएंगे। इन फार्मूलाज की मदद से हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को, लाइंस को बाकायदा हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसका एक और नाम जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जब पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो उसको भी एनालिटिक ज्योमेट्री कहा जाता है। सबसे जो अहम बात जो पूरे चैप्टर में वो होगी लाइन। पूरा जो एनालिटिक ज्योमेट्री है, जैसा कि बताया कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो पहली बात समझ ले कि लाइन होती क्या है। स्केल से रख के आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपसे बोर्ड पे बोले लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन इज डिफाइंड as a line of point that extended indefinitely in two direction। अगर हमारे पास एक लाइन मौजूद है जो डिफरेंट डायरेक्शन, जो दो अपोजिट डायरेक्शन में इनडेफिनेटली आगे बढ़ सकती है। जब आप स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, आपकी मर्जी होती है ना भाई, कि आप ये इधर बढ़ा दें तो उधर बढ़ा दें, बढ़ाते चले जाए यहाँ तक कि कॉपी ही खत्म हो जाए। इनडेफिनेटली अगर दोनों तरफ लाइन हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है तो इसको लाइन कहते हैं। लाइन की एक और तारीफ कह सकते हैं कि लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। इसमें वन डायमेंशन होगी। वन डायमेंशनल फिगर के मतलब है कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी, एक डायमेंशन में होगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी, हैविंग नो थिकनेस, एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन की एक और इस तरीके से भी डेफिनेशन कर सकते हैं, अ लाइन इज समटाइम्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्ट्रेट लाइन कहता हूं तब भी उसके मतलब भी, एक्सक्यूज मी, अगर मैं स्ट्रेट लाइन कहता हूं या लाइन कहता हूं, दोनों के मतलब सेम होते हैं, दोनों के मतलब सेम होते हैं। लाइन की तारीफ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय टू पॉइंट। अगर दो पॉइंट लगाएं और उसको स्केल से रख के मिला दें तो लाइन बन जाएगी। दो पॉइंट लगाएं, उसको स्केल से मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी। यानी लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट का होना कम अज कम दो पॉइंट का होना जनाब अली लाजिम होता है। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन है उस पर कई पॉइंट लगा दें। अगर एक ही लाइन है उस पर मेरे बेटा तो बहुत सारे पॉइंट लगा दिए जाएं तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। मिसाल के तौर पे एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। हर जगह बेटा अगर हमने पॉइंट लगा दिया है तो इन पॉइंट्स को जनाब अली कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं इनको बेटा? इनको जनाब आली जो है वो कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। अगर एक भी लाइन पर बहुत सारे पॉइंट मौजूद हैं तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है।
ये तो हो गई लाइन के हवाले से बात कि लाइन हमारे पास क्या होती है। लाइन के साथ ही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लफ्ज आपको सुनने को मिलता होगा, जिसको कहते हैं रे। अब बहुत सारे लोग है, लाइन सेगमेंट है, एक ही मतलब इसके लेते हैं, मगर इनके मतलब बेसिकली डिफरेंट होते हैं। इनके मतलब डिफरेंट होते हैं। इन ज्योमेट्री अ रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। जब मैंने लाइन की बात की तो आपसे क्या कहा कि लाइन दोनों तरफ इनडेफिनेटली होता है, इधर भी बढ़ सकता है, उधर भी बढ़ सकता है। एक तरफ भी बढ़ सकता है, दूसरी तरफ भी जनाब बढ़ सकता है, दोनों तरफ जनाब बढ़ सकता है, दो तरफ जनाब ये बढ़ सकती है, मगर जो रे होगी उसका एक पॉइंट फिक्स होगा। इसका एक पॉइंट यहाँ पर मेरे बेटा फिक्स होगा, यहाँ पर एरो है। एरो लगाने का मतलब है कि ये आगे बढ़ रहा है, इनडेफिनेटली है, आगे तक हमारे पास जनाब ये जा रहा है। रे के अंदर एक पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा। रे के अंदर एक पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट मेरे बेटा फिक्स नहीं होगा। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, दोनों एंड फिक्स होते हैं। जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दोनों पोर्शन फिक्स होते हैं। अगर मैं लाइन को काट लूं तो आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपके पास वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जो स्केल आपके पास होता है वो बेसिकली अगर चेंज का स्केल है तो वो लाइन सेगमेंट है, इसलिए कि उसकी एंडिंग और फिक्स दोनों आपको पता है, क्या उसकी एंडिंग होगी, क्या उसकी फिक्सिंग होगी। Line segments are generally labeled with two letters correspondingly. जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, तो पहली बात कि देखो ना इधर एरो है ना इधर एरो है, दोनों तरफ एरो नहीं है, दोनों तरफ से पॉइंट गिवन है, और इसको दो पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पी क्यू कह दें, ए बी कह दें, एक्स वाई कह दें। लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं लाइन सेगमेंट के? एंडिंग पॉइंट्स हमारे पास जनाब लाइन सेगमेंट के होते हैं। और जब मुख्तलिफ लाइनों को मिलाया जाता है तो कुछ शक्लें बन जाती हैं। मुख्तलिफ लाइनों को मिलाया जाता है तो कुछ शक्लें बन जाती हैं। एक शक्ल हमारे अब आता है कि पॉलीगॉन क्या होता है। ये भी शायद फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो, हालांकि सुना हुआ है आप लोगों ने, शायद पॉलीगॉन के नाम से ना सुना हो। अ पॉलीगॉन इज any two-dimensional shape formed with straight lines। जब स्ट्रेट लाइन को हम मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन की मदद से अगर एक टू डायमेंशनल क्लोज शेप बनाए, टू डायमेंशनल क्लोज शेप अगर बनाई जाए तो इसको पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन क्लोज शेप होगी और बनेगी किससे? जिसके अंदर लाइनों से बनेगी। जब लाइनें होंगी तो उसके कॉर्नर्स होंगे, जब लाइनें होंगी तो उसके कॉर्नर्स होंगे, किनारे होंगे। ठीक है जनाब, लाइनों के जरिए मिला सकते हैं। और क्लोज शेप बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 लाइनें होंगी तो क्लोज शेप बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा। 2 से नहीं बन सकती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक हो गया ट्राइंगल। एक क्या हो गया बेटा आपके पास? ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल एक क्लोज शेप होती है जिसकी 3 साइडें होती है। क्या होती है इसकी मेरे बेटा? 3 साइडें जिसकी होती हैं, 3 स्ट्रेट लाइन होती हैं, जिनको मिला देते हैं तो ट्राइंगल बन जाता है। फिर एक होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड के मतलब होते हैं 4, आता है ना क्वाड कोर प्रोसेसर। कोऑर्डिनेटर के अंदर 4 साइडें होती हैं। अगर 4 साइडें हमारे पास होंगी तो 4 साइडों वाले पॉलीगॉन को इसकी 4 एजेस भी होंगी। एजेस किनारे होते हैं, एजेस कहते हैं किनारों को, और साइड कहते हैं लाइनों को। कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। 5 होगी तो पेंटागोन नाम हो जाएगा, 6 होगी तो हेक्सागोन नाम हो जाएगा। 6 होगा तो हेक्सागोन इसका नाम हो जाएगा। पेंटागोन या हेक्सागोन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। हमारा जो पूरा चैप्टर है, हमारा जो पूरे चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, वो ट्राइंगल्स के ऊपर होगा और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होगा। ट्राइंगल्स के ऊपर होगा और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होगा। थोड़ा सा आपको जनाब रफली सा आइडिया दिया है कि क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। देखो मेरे बेटा, सवाल लिखकर सवाल सॉल्व कर देना ये कोई कारनामा नहीं है। अहम चीज ये है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले से आपको पता हो, हम सवाल बताएं, आप आगे से उसको जवाब दें कि अच्छा सर ऐसा होगा, आपके जहन में खाका बन जाए, फिर आप सवाल को सॉल्व करें तो आपको बहुत मजा आएगा। लकीर के फकीर बन के बोर्ड छापे जा रहे हैं, बोर्ड छापे जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। ये कतन मैथमेटिक्स नहीं है भाई। मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश करें कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं। ये चीजें जब करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। जब तक ये डेफिनेशन नहीं पता होंगी, सवाल के बीच में आ गया ट्राइंगल,
अब आपको पता ही नहीं ट्रायंगल होता क्या है, तो खाक सवाल होगा भाई, सिर्फ छापे जाओगे बोर्ड से। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पता नहीं है, सवाल किए जा रहे हैं। ये तमाम डेफिनेशनें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास पे जब मेरे बेटा आएंगे तो ट्रायंगल के अंदर भी बड़ी फनकारियां हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है, तो आइसोसिस ट्रायंगल भी होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। कई तरह के ट्रायंगल हमारे पास होते हैं, फिर ट्रायंगल के अंदर सर्किल भी बन जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, पॉलीगॉन भी होता है, काइड भी होती है, ट्रेपीजियम भी होता है। इन तमाम की डेफिनेशन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब ये सब आप चीजें पढ़ लेंगे तो हमारा कोर्स, जब कोर्स शुरू करेंगे तो हंसते खेलते सवाल होंगे। आपको पहले से पता होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, आपको पहले से पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पहले से पता है स्क्वायर क्या होगा। तो फिर कतन कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये डेफिनेशन है, अभी स्क्रीन पे हम डाल देंगे आपको ये क्लास के अंदर। इनको कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन अगर बोलोगे तो वो भी डाल देंगे जनाब अली। इन तमाम ट्रायंगल की टाइप्स, ट्रायंगल की डेफिनेशन हमारे पास होंगी। सर में बेटा मेरे बड़े शदीद दर्द हो रहा है,